जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम देखेंगे किस प्रकार से जो यूरोपियों का आगमन भारत में हुआ था। तो किस प्रकार से यूरोपीय जो यात्री थे या व्यक्ति या कंपनियां जो यूरोप से भारत में आई, किस प्रकार से इन्होंने भारतीय समाज को प्रभावित किया, अपना प्रभुत्व स्थापित किया और भारतीय समाज को धार्मिक, आर्थिक या हम कहेंगे कि सामाजिक रूप से किस प्रकार से इन्होंने प्रभावित किया था, इस पर आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो भारत में यूरोपियों के आगमन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो यूरोपीय भारत में आए थे, यही सर्वप्रथम भारत में आए थे या इससे पहले भी भारत का विदेशों के साथ संबंध था या नहीं था, किस प्रकार से भारतीय समाज था, इस पर थोड़ा हमें आज चर्चा करनी होगी ताकि हम समझ सके कि यूरोपीय जो आए थे यही सर्वप्रथम भारत आए थे या इससे पहले भी भारत का संपर्क विदेशी क्षेत्रों से था या नहीं था। इसे समझने के लिए हम थोड़ा भारतीय इतिहास में प्राचीन काल की ओर चलते हैं। तो यदि प्राचीन काल की बात की जाए, प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक सभ्यता विकसित हो रही थी, या ये कहेंगे कि एक विकसित सभ्यता यहाँ पर चल रही थी जिसका नाम हम जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक स्थान है जिसे हम लोथल के नाम से जानते हैं। वर्तमान में गुजरात क्षेत्र में लोथल पड़ता है। तो लोथल जो क्षेत्र था ये सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो इस लोथल बंदरगाह से हमें विदेशों की कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनमें कि जिन मोहरों से ये स्पष्ट हो गया है कि भारत का समकालीन विदेशी जितनी भी सभ्यताएं थी उनसे कुछ ना कुछ संपर्क स्थापित हो चुका था, या व्यापारिक रूप में या किसी भी रूप में। जब इनकी मोहरें लोथल में प्राप्त हुई तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि भारत का विदेशों के साथ में संपर्क स्थापित हो चुका था। एक तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारत का प्राचीन काल से ही विदेशों के साथ संपर्क रहा है। इसके बाद प्राचीन काल के बाद यदि हम देखें मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत की यदि बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं कि भारत पर लगातार अरबों के आक्रमण हुए हैं। तो अरब भी एक प्रकार से विदेशी ही थे जिन्होंने कि लगातार भारत पर आक्रमण किया, और इस प्रकार से भारत का विदेशों से ये भी संपर्क स्थापित हुआ। इसका अर्थ यह होगा कि मध्यकाल में भी भारत का विदेशों के साथ किसी न किसी रूप में संपर्क रहा होगा, क्योंकि जब मार्ग रहे होंगे तभी तो यहाँ अरब देशों से आक्रमण भारत पर हो पाए हैं। तो इसे समझने के लिए हम देखते हैं इसमें अरबों के आक्रमण को। अरबों के आक्रमण से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भारत का विदेशों के साथ संपर्क था। तो प्राचीन काल और मध्यकाल में भारत का विदेशों के साथ संपर्क स्थापित था, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तो इसके साथ ही एक घटना का और यहाँ पर जिक्र कर दें कि मध्यकाल में ही लगभग 13वीं शताब्दी में एक यात्री का जिक्र आता है जिनका नाम है मार्को पोलो। इनका नाम है मार्को पोलो। ये इटली देश के निवासी थे। इटली यूरोप का एक देश है। तो मार्को पोलो, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। मार्को पोलो की पुस्तक का नाम था द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। इस पुस्तक में मार्को पोलो ने इस बात का जिक्र किया है कि वह यूरोप से या इटली से निकलकर इस क्षेत्र में तुर्की, ईरान, इराक और अफगानिस्तान वगैरह को पार करके भारतीय क्षेत्र में उसने यात्राएं की थी। भारतीय क्षेत्र और इसके जो अन्य एशियाई क्षेत्र है जैसे चीन, तिब्बत, इन सब में इसने यात्राएं की थी। तो इस एक तथ्य से भी और स्पष्ट हो गया कि भारत का संपर्क जो है मध्यकाल में विदेशों के साथ स्थापित हो चुका था। मार्को पोलो के बारे में बता दूं, इन्हें मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार जो है मार्को पोलो को कहा जाता है। इनकी बुक थी द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। इसमें इन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि इटली से निकल के तुर्की, ईरान, इराक होते हुए भारत आए थे। तो एक तथ्य ये भी है जिससे कि स्पष्ट होता है कि भारत का किसी न किसी रूप में विदेशों के साथ संपर्क था। तो यदि हम देखें
भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज अगर हमें यूरोपीय क्षेत्रों में निकलना हो तो भारत से हमें निकलना पड़ेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, और तुर्की के बाद यहाँ पे भूमध्य सागर से लगा हुआ एक छोटा सागर है, मरमरा सागर, मरमरा सागर, और यहाँ तुर्की के उत्तरी क्षेत्र में काला सागर। तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच में एक पतला जल का रास्ता है जिसे बासपोरस की जलसंधि कहा जाता है। तुर्की के बाद यूरोप के क्षेत्र में निकलने के लिए हमें पार करनी होगी बासपोरस की जलसंधि। इस जलसंधि का नाम है बासपोरस की जलसंधि, बासपोरस जलसंधि। तो जैसे ही हम बासपोरस की जलसंधि को पार करेंगे हम यूरोपीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि यहां से भारत से और यूरोप जाने का एक स्थलीय मार्ग इस प्रकार से था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की होते हुए बासपोरस की जलसंधि को पार करके। तो इसे यदि हम मार्ग संख्या 1 कहें, जो भारत से निकलकर इन सभी देशों से होते हुए और तुर्की के बाद यहाँ पर मरमरा सागर और काला सागर के बीच में बासपोरस की जलसंधि को पार करते हुए यूरोपीय क्षेत्रों के लिए निकलता था। तो इसको हम मार्ग संख्या 1 कहें। और इसी मार्ग से संबंधित जो प्राचीन काल में जिसे हम कहते थे सिल्क रूट, या पहले के समय में इसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता था, ये इस प्रकार से एक रास्ता था भारत से और यूरोप निकलने के लिए। अब एक अन्य मार्ग की यदि हम चर्चा करें तो उसमें हम देखते हैं कि भारत से ये अरब सागर पार करके एक मार्ग निकलता था, तो वो यहाँ फारस की खाड़ी से होते हुए इन खाड़ी देशों को पार करके यहाँ भूमध्य सागर से और इटली या ग्रीस आदि देशों में निकलता था। ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से निकलते हुए इटली या ग्रीस जैसे देशों में प्रवेश हम कर जाते थे। इसी मार्ग का एक सब रूट या इसी मार्ग को एक जोड़ते हुए हम देखें तो ये मार्ग यहाँ से लाल सागर से होते हुए फिर से इन्हीं खाड़ी देशों के मार्ग से ये मिल जाता था। तो इस प्रकार से इस मार्ग का नाम हम दे देते हैं मार्ग संख्या 2। तो ये 2 मार्ग जो थे, पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और तुर्की होते हुए जो यहाँ यूरोप के क्षेत्र में निकल रहा था, एक मार्ग ये, और दूसरा मार्ग जो था भारत से और यहाँ फारस की खाड़ी या लाल सागर से होते हुए जो है कि भूमध्य सागर को पार करके और इटली या ग्रीस इत्यादि देशों के लिए निकलता था। तो इस प्रकार के ये 2 मार्ग थे जो कि भारत से विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। इस प्रकार के 2 मार्ग हम समझ चुके हैं। तो इन 2 मार्गों से जब भारत और यूरोप का संपर्क स्थापित हो चुका था तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जो इन यूरोप वासियों को समुद्र के मार्ग से भारत की खोज करनी पड़ी और फिर से भारत के साथ संपर्क स्थापित करने पड़े। क्योंकि हम अभी तक देख रहे हैं कि मार्ग संख्या 1 और मार्ग संख्या 2 से यूरोप के क्षेत्रों में लगातार व्यापार भारत का चल रहा है। तो ऐसी कुछ ना कुछ परिस्थितियां जरूर हुई होंगी कि जिससे इन यूरोपियों को भारतीय जो क्षेत्र है इसमें दोबारा इनको समुद्री मार्ग से खोज करनी पड़ी। तो इन तथ्यों को समझने के लिए हमें थोड़ा यहाँ यूरोप के इतिहास पर ध्यान देना होगा कि यूरोप के इतिहास में क्या घटना घटित हुई जिस कारण से कि समुद्री मार्ग के जरिए भारत को खोजा गया। तो हम देखते हैं कि प्राचीन यूरोप में प्राचीन काल में एक साम्राज्य हुआ करता था, काफी विशाल ये साम्राज्य था जिसे कहा जाता था रोम साम्राज्य। रोम साम्राज्य। इस रोम साम्राज्य के 2 टुकड़े हुए जिनमें एक भाग को हम कहते हैं पश्चिमी रोम और एक जो इससे टूटकर जो अलग हुआ पूर्वी रोम। तो जो प्राचीन रोम साम्राज्य था वो पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम के 2 भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी रोम की राजधानी रोम ही थी जो कि आज भी इटली में है, और पूर्वी रोम जो था, पूर्वी रोम साम्राज्य को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे कहते हैं बैजेंटाइन एम्पायर या बैजेंतिया साम्राज्य। इसे हम जानते हैं बैजेंटाइन या बैजेंतिया साम्राज्य। इन नामों से हम इसे जानते हैं, जो पूर्वी रोम का जो हिस्सा है। पूर्वी रोम की अगर हम स्थिति पे चर्चा करें तो वो बासपोरस की जलसंधि से जो एशिया की तरफ लगता हुआ भाग यूरोप का है
वो वाला क्षेत्र पूर्वी रोम के अंतर्गत आया था, जबकि पश्चिमी रोम में इटली इत्यादि देश आए थे। इस प्रकार से यदि यूरोप का हम विखंडन करें दो भागों में, तो इधर का जो भाग है पश्चिमी रोम, और जो एशिया से लगता हुआ बास्फोरस की जलसंधि की तरफ का जो भाग है वो था पूर्वी रोम। पूर्वी रोम साम्राज्य को एक अन्य नाम से जाना गया बैजेंटाइन साम्राज्य या बैजंतिया साम्राज्य। इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल। बैजेंतिया साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल, या इसे हम कहते हैं कुंस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ये जो कुस्तुनतुनिया है बैजेंतिया साम्राज्य की राजधानी, ये यहाँ का एक प्रसिद्ध जो है धार्मिक केंद्र और इनका धार्मिक और सांस्कृतिक जो केंद्र के रूप में ये स्थापित था। अभी हम चर्चा कर रहे हैं तुर्की से लगे हुए क्षेत्र की, जो कि कुस्तुनतुनिया है, पूर्वी रोम की राजधानी। अब ऐसी क्या घटना हुई कि इन्हें, अभी हम चर्चा जो कर रहे हैं वो इस पर कर रहे हैं कि ऐसी क्या घटना हुई थी कि इन्हें यूरोप से समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत आना पड़ा। तो उसके लिए एक तो ये घटना भी जिम्मेवार है कि रोम का दो भागों में टूट जाना, पूर्वी रोम और पश्चिमी रोम के रूप में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पूर्वी रोम की जो राजधानी है कॉन्स्टेंटिनोपल, इस पर क्या हुआ कि सन 1453 ईस्वी की एक घटना है। सन 1453 ईस्वी में इस कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों ने अधिकार कर लिया। उस्मानिया साम्राज्य के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। उस्मानिया साम्राज्य जो था वो तुर्की के क्षेत्र में इसका उद्भव हुआ था और धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया, और एक समय ऐसा आया कि 1453 ईस्वी में इस उस्मानिया साम्राज्य ने, जो कि तुर्की से जिसका उद्भव हुआ था, इसने आक्रमण कर दिया कुस्तुनतुनिया पर। कुस्तुनतुनिया का ये जो क्षेत्र है, इस प्रकार से यदि हम समझें तो यूरोप का ये जो क्षेत्र था कुस्तुनतुनिया, इस पर अधिकार कर दिया 1453 में उस्मानियों ने। और उस्मानियों ने जैसे ही इस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया, तो ये जो मार्ग संख्या 1 भारत से यूरोप के लिए चलता था, इस पर किसका अधिग्रहण हो गया? इस पर जो अधिकार हो गया था वो उस्मानिया साम्राज्य का हो गया था। और उस्मानिया साम्राज्य ने इस मार्ग पर अत्यधिक करारोपण किया, जिसके कारण कि यहाँ का जो व्यापार था वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। अब हुआ क्या कि करारोपण जब अधिक हुआ, पहले तो इतनी दूर से माल ले जाते थे भारत से होते हुए इन सभी देशों से, और अंत में यहाँ यूरोप के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, जो कि कुस्तुनतुनिया या इसका आधुनिक नाम है इस्तांबुल, इस्तांबुल इसका जो है वर्तमान का नाम है। तो जब तुर्की के क्षेत्र से यहाँ कुस्तुनतुनिया में प्रवेश करते थे तो इन्हें इतना ही टैक्स देना पड़ता था कि जिससे इनकी लागत निकल नहीं पा रही थी माल की। और इस अत्यधिक करारोपण के कारण ये मार्ग संख्या 1 व्यापार की दृष्टि से लगभग बंद हो गया। इस मार्ग से व्यापार होना लगभग बंद हो गया। अब जब एक मार्ग बंद हुआ तो उसके बाद ये जो दूसरा मार्ग भारतीय क्षेत्र से निकल के यूरोपीय क्षेत्र में जाता था, इस पर जो है कि ज्यादा संख्या में व्यापार होने लगा। क्योंकि जब एक ही मार्ग रहेगा तो अब जो पहले दो मार्गों से व्यापार होता था, अब वो एक ही मार्ग से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मार्ग पर जो है कि अधिक व्यापार होने के कारण जिन जिन देशों से भी ये मार्ग होकर निकल रहा था, इन्होंने भी इस क्षेत्र में अत्यधिक करारोपण करना प्रारंभ कर दिया। अब इस करारोपण के कारण ये जो दूसरा मार्ग है ये भी लगभग बंद हो गया, क्योंकि उतने का ही सामान फिर यहाँ लो, उतनी ही लागत लगाओ, और फिर यूरोपीय क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए लगभग माल के बराबर ही टैक्स देना पड़ रहा था। तो ये दोनों मार्ग इन कारणों से जो है अत्यधिक करारोपण के कारण दोनों ही मार्ग जो है ये व्यापार के लिए लगभग बंद हो गए। अब यहाँ स्थिति क्या है कि जो भारत से जो भी माल जाता था यूरोप के क्षेत्र में, उसकी मांग बहुत ज्यादा थी। भारतीय माल की या फिर अन्य जो भी वस्तुएं भारत से यहाँ ले जाई जाती थी, इनकी मांग इन यूरोपीय क्षेत्रों में अत्यधिक थी। अब मार्ग तो दोनों ही बंद हो गए, लेकिन हुआ क्या, माल की तो अभी भी यहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता तो समाप्त होने गई। तो आवश्यकता समाप्त नहीं हुई तो इन्हें किसी न किसी रूप में अब भारत को खोजना आवश्यक हो गया था, क्योंकि भारत के माल की यहाँ अत्यधिक मांग थी। तो इन्होंने क्या किया कि जब 1453 की ये जो घटना है, 1453 में जब यहाँ कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का अधिकार हुआ था, तो यहाँ जो पूर्वी रोम के लोग थे, जिनका कि ये धार्मिक केंद्र था कुस्तुनतुनिया, और धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में ये विकसित हो रहा था। तो क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में
ये लोग यहाँ से उस्मानिया आक्रमण के बाद ये लोग पश्चिमी रोम की तरफ पलायन कर गए। पूर्वी रोम से ये लोग पश्चिमी रोम की ओर पलायन कर गए, और पश्चिमी रोम में जब ये पलायन कर रहे थे तो ये अपने साथ अपने जितने भी इनके साहित्य थे, प्राचीन साहित्य जो इनके पास थे, उन्हें भी लेकर ये यहाँ से और पश्चिमी रोम की ओर मूव कर गए। तो कुस्तुनतुनिया इनका एक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो उस धार्मिक केंद्र में इनकी जो धारणा बन चुकी थी, इनकी धारणा ये बन चुकी थी यहाँ पूर्वी रोम क्षेत्र के निवासियों की, कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है, अर्थात उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, जो कुछ भी है वो सब ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जब 1453 ईस्वी में इन पर उस्मानियों ने आक्रमण किया और इन्हें ये धार्मिक केंद्र छोड़कर पश्चिमी रोम की तरफ जाना पड़ा, तो इनकी ये धारणा टूट गई और इन्होंने इस धारणा को छोड़ दिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है। बल्कि इन्होंने जो ये अपने साथ अपने साहित्य, जो प्राचीन साहित्य इनके थे, उनको लेकर जब ये पश्चिमी रोम की ओर गए थे, तो पश्चिमी रोम में इन्होंने एक बार फिर उन साहित्यों को पढ़ा, उन साहित्यों को टटोला। तो उन साहित्यों की मदद से 14वीं शताब्दी में यहां यूरोप के क्षेत्र में एक पुनर्जागरण हो पाया। पुनर्जागरण पुनर्जागरण का अर्थ है कि किसी भी चीज को फिर से जगाना, यानी कि जो चीज पहले से थी और सुसुप्त अवस्था में चली गई थी, उसको एक बार दोबारा से सामने लाना। तो पुनर्जागरण में पुनर्जागरण के बारे में बताऊं थोड़ा सा। तो पुनर्जागरण या पुनर्जागरण को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है रेनेंजा। रेनेंजा, ये भी इसे कहा जाता है पुनर्जागरण को ही। तो जब पुनर्जागरण इस पश्चिमी रोम क्षेत्र में हुआ, तो इन लोगों को यह एहसास हुआ कि जो भी हमारी ये धारणा थी कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, सब कुछ ईश्वर जनित है, मानव का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये धारणा गलत है। तो इन लोगों का पुनर्जागरण के बाद इन लोगों में एक तार्किक शक्ति का विकास होता है। प्रश्न करने की क्षमता इन लोगों में विकसित होती है कि ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हो रहा है। इन सब विषयों पर तार्किक ज्ञान का इनका विकास हुआ, तार्किक और वैज्ञानिक सोच इनमें विकसित हुई, और इसी वैज्ञानिक सोच के जरिए ये जो यूरोप निवासी थे, इन्होंने नए नए प्रयोग करना प्रारंभ किया, नए नए तर्कों के द्वारा इन्होंने ज्ञान अर्जित किया और नए नए वैज्ञानिक तरीकों से नई नई खोजें शुरू करी। तो इन्हीं वैज्ञानिक खोजों में जो है कि इन क्षेत्रों में, क्योंकि ये चारों से लगभग पानी से ये घिरे हुए क्षेत्र है, तो इस पुनर्जागरण के काल में यहाँ इन क्षेत्रों में जलयानों की भी जो है नए नए प्रकार के जलयान इन्होंने विकसित किए, और उन्हीं जलयानों की मदद से इन्होंने अनेक समुद्री अभियान अनेक दिशाओं में चलाए और नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोजें करी। तो इन्हीं नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज में एक क्षेत्र इन्होंने भारत के रूप में पुनः खोजा। तो अब चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इनके जो यूरोप वालों के समुद्री अभियान चले, उन समुद्री अभियानों से क्या क्या इन्हें लाभ हुआ और क्या क्या क्षेत्र इन्हें प्राप्त हुए थे। मुख्य रूप से देखा जाए तो जो समुद्री अभियान चलाए थे वो यहाँ यूरोप में स्थित दो देश इसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक है स्पेन और एक है पुर्तगाल। इन दोनों देशों ने ही अपने समुद्री अभियान चलाए और इन समुद्री अभियानों के जरिए नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोजें की। तो इन समुद्री अभियानों में सबसे पहले एक अभियान जो चलाया वो चलाया स्पेन ने। स्पेन से एक नाविक या एक यात्री खोजकर्ता जिनका नाम था कोलंबस। कोलंबस जो है स्पेन से भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन मार्ग का समुचित ज्ञान न होने के कारण ये कोलंबस जो है दिशा भटक गया और ये इधर या फिर अफ्रीका के क्षेत्रों में ना आते हुए ये चला गया उत्तरी अटलांटिक को पार करते हुए, और स्पेन से उत्तरी अटलांटिक को पार करते हुए और ये अमेरिका की खोज कर बैठा। तो स्पेन से जो कोलंबस निकला था, कोलंबस ने भारत के स्थान पर खोज कर दी अमेरिका की। तो शुरुआत में कोलंबस को यह लगा कि वो भारत पहुंच चुका है, लेकिन जब बाद में कुछ समय रहने के बाद उसे यह आभास हुआ कि ये क्षेत्र वैसा क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में कि अक्सर चर्चा की जाती थी कि वहां ये सामान मिलेगा, वो मिलेगा, या जो भी वस्तुएं पूर्व से ही
निर्यात की जा रही थी यूरोप के क्षेत्र में, उस प्रकार की वस्तुएं जब उसे यहाँ नहीं मिली तो वो समझ गया कि ये जो क्षेत्र है ये भारत नहीं है। तो अमेरिका की खोज का श्रेय 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को दिया जाता है, जो कि एक स्पेन का व्यापारी था या खोज करता था। एक तो ये उत्तरी अमेरिका की इन्होंने खोज कर दी, एक भौगोलिक क्षेत्र इन्हें यूरोप वासियों को इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब एक अन्य यहाँ पे चर्चा की जाए जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ही महत्वपूर्ण है, उस पर यदि हम चर्चा करें तो पुर्तगाल के एक शासक थे जिन्हें की समुद्री खोजों में अत्यधिक दिलचस्पी थी। तो इनका हम जिक्र करें, पुर्तगाल के जो शासक थे उनका नाम था प्रिंस हेनरी। पुर्तगाल के शासक प्रिंस हेनरी अब प्रिंस हेनरी जो पुर्तगाल के शासक थे, उन्हें समुद्री खोजों में अत्यधिक रुचि थी और ये अलग अलग समुद्री अभियान जो है अपने संरक्षण में इधर उधर भेजा करते थे विभिन्न क्षेत्रों में, जिस कारण से इन्हें संज्ञा दी गई थी द नेविगेटर की। कई बार ये प्रश्न में आ जाता है कि द नेविगेटर किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा प्रिंस हेनरी, जो कि पुर्तगाल के उस समय के शासक थे। तो प्रिंस हेनरी का जो इन्हें संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है द नेविगेटर। द नेविगेटर की संज्ञा इन्हें दी जाती है और यह हेनरी के संरक्षण में इनकी आर्थिक मदद से पुर्तगाल से कई अभियान चलाए गए, जो कि इस अफ्रीका के इस पश्चिमी तट पर लगातार कई अभियान चलाए गए और इन्हीं अभियानों की मदद से इस अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र का एक नक्शा तैयार किया गया। तो कई अभियान चले जिनमें कि थोड़ा आगे और हर बार ये कहीं ना कहीं आगे पहुंच जाते। तो इस प्रकार से इनके पास पश्चिमी क्षेत्र का, इस अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र का एक मैप तैयार हो गया। और इन्हीं अभियानों में हम जिक्र करें कि जो पुर्तगाल से अभियान लगातार चलाए जा रहे थे, इनमें एक यात्री का जिक्र आता है जिनका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। ये भी नाम एक इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका नाम जो इस परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है कि जो पुर्तगाल से जो लगातार इस अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र पर जितने भी अभियान चलाए जा रहे थे, तो ये जो बार्थोलोम्यू डियाज हैं, ये पुर्तगाल से और सबसे लंबी दूरी तय करने वाले पहले यात्री थे, बार्थोलोम्यू डियाज। इनका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज का नाम इस परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है कि वे पुर्तगाल से और इस अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाले एक व्यक्ति थे। तो जब इन्होंने सबसे लंबी दूरी तय करके ये पहुंचे थे केप ऑफ गुड होप पे, जिसे केप ऑफ गुड होप को हम कहते हैं उत्तम आशा अंतरीप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने वाले पहले यात्री थे बार्थोलोम्यू डियाज। इस परिप्रेक्ष्य में ये एक नाम इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये 1487 ईस्वी में निकले थे। ये 1487 ईस्वी में ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाले एक व्यक्ति थे, जो कि पुर्तगाल से और केप ऑफ गुड होप या उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंच पाए थे। तो इन्होंने अपना अभियान यहीं पे खत्म किया और केप ऑफ गुड होप से ये वापस पुर्तगाल चले गए। अब इस क्षेत्र में, यूरोप के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ अफ्रीका के क्षेत्र की सबसे अधिक जानकारी जिस देश के पास है वो है पुर्तगाल, क्योंकि इन्होंने अलग अलग समुद्री अभियानों के जरिए इस पश्चिमी क्षेत्र का पूरा एक नक्शा तैयार कर दिया था। इसी के क्रम में जो अगले यात्री यहां से निकलते हैं वो निकलते हैं बार्थोलोम्यू डियाज के बाद जो यात्री निकले उनका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बारे में हमें थोड़ा विस्तृत से चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि वास्को डी गामा के द्वारा ही भारत की खोज की गई थी समुद्री मार्ग से। तो अब यहाँ के जो प्रिंस हेनरी थे, इनके बाद एक अन्य प्रिंस आए, इनका नाम था इमैनुअल प्रथम। इमैनुअल प्रथम के संरक्षण में और वास्को डी गामा के नेतृत्व में एक अभियान 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से चला। पुर्तगाल से चलने के बाद
केप ऑफ गुड होप तक तो इस अभियान को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि केप ऑफ गुड होप तक का तो नक्शा इनके पास था। केप ऑफ गुड होप तक आसानी से पहुंचने के बाद 1497 ईस्वी में इसे केप ऑफ गुड होप में वास्को डी गामा के नेतृत्व में जो ये समुद्री अभियान चल रहा था, इसे केप ऑफ गुड होप में एक अन्य व्यक्ति मिलता है, सौभाग्य से ही इन्हें एक अन्य व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है अब्दुल मनीक। तो इमैनुअल प्रथम के संरक्षण में 1497 में वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकले थे। भारत की खोज के लिए निकले थे और चलते हुए ये केप ऑफ गुड होप तक आसानी से पहुंच गए थे। केप ऑफ गुड होप में इन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक ये एक गुजराती व्यक्ति था जो कि इससे आगे के क्षेत्र से परिचित था, क्योंकि कई बार ये अरब सागर और हिंद महासागर की यात्रा अरब के व्यापारियों के साथ भी कर चुका था। तो इसे जब केप ऑफ गुड होप में इसकी मुलाकात वास्को डी गामा से हुई, तो ये वास्को डी गामा को इस बात के लिए कन्विंस करने में सफल हो गया कि यदि केप ऑफ गुड होप को पार किया जाए और इस तटवर्ती क्षेत्र से आगे निकला जाए, हिंद महासागर और अरब सागर को पार करके भारत पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार की जब ये केप ऑफ गुड होप में दोनों मिले थे, इस प्रकार की इनके बीच में वार्ता हुई। तो अब चूंकि वास्को डी गामा तो निकला ही भारत की खोज के लिए था, तो क्या हुआ, इसने अब्दुल मनीक की बात मान ली और ये दोनों अपने दल को लेके केप ऑफ गुड होप से आगे बढ़ गए। केप ऑफ गुड होप से आगे बढ़ते हुए इसी तट के माध्यम से ये लोग पहुंच गए भारत और 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग के जरिए वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी। तो यहां हम देख रहे हैं कि 1498 में जाके भारत की खोज हो पाई, जो कि वास्को डी गामा के द्वारा की गई है 1498 ईस्वी में। इस प्रकार से समुद्री मार्ग के जरिए भारत की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है वास्को डी गामा को। इन्होंने 1498 ईस्वी में इस समुद्री मार्ग के जरिए भारत की खोज कर ली थी। तो समुद्री मार्ग के जरिए भारत की खोज करने में पुर्तगाल जो है ये सफल होता है। लेकिन अब देखने का विषय ये है कि ऐसा भारत के पास क्या था जिसके कारण से ये यूरोपीय जो है इतने सालों से परेशान थे कि भारत की खोज की जाए और वहां से भारतीय वस्तुओं का निर्यात किया जाए। तो इस प्रकार से भारत के पास जो प्रमुख चीजें थी और यूरोपीय क्षेत्र में उनकी अत्यधिक मांग थी, उनमें से प्रमुख थे भारत के मसाले, जो कि भारतीय क्षेत्र में मसाले प्रमुख रूप से यहाँ दक्षिण भाग में प्राप्त होते हैं। तो इनमें से जो यूरोपियों की जो प्रथम यहाँ पे मांग थी वो थी भारतीय मसाले। भारतीय मसाले, क्योंकि ये यूरोप का क्षेत्र जो है ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र है और यहाँ मांस आदि चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए इन्हें मसालों की आवश्यकता पड़ती थी। भारतीय मसाले जिनमें कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि प्रमुख मसाले थे जिनकी कि इनको आवश्यकता पड़ती थी और जिसी कारण से ये लगातार कई वर्षों से भारत की खोज में लगे हुए थे। इनके अलावे यहाँ से भारतीय वस्त्रों का भी ये लोग व्यापार करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ यूरोपीय क्षेत्र से जो भारत की खोज हुई है 1498 में, वो की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। वास्को डी गामा को ही इस चीज का श्रेय दिया जाता है। तो वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो इनके पास 4 जहाज थे। वास्को डी गामा का जो समुद्री अभियान था उसमें कुल 4 जहाज थे, 4 जहाज लेकर आए थे और इन 4 जहाजों में कुल 170 लोग भारत आए थे। तो इन 170 लोगों के साथ वास्को डी गामा ने भारत में 3 महीने तक प्रवास किया और जब 3 महीने बाद ये भारतीय वस्तुओं को लेकर वापस गए तो इन्हें पूरी यात्रा के दौरान जो भी इनका खर्चा हुआ था उस खर्चे को निकालने के बाद इन्हें कुल 60% का मुनाफा हुआ, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम थी। 60% का मुनाफा होना और भारतीय जो है कि भारतीय क्षेत्र के लिए इन्होंने एक मार्ग की खोज की और जब वापस गए तो 60% इनको मुनाफा यहाँ से प्राप्त हुआ। तो फिलहाल अभी हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से ये यूरोपीय जो है समुद्री मार्ग से भारत की खोज कर दिए और किस प्रकार से अब हम आगे देखेंगे कि जब ये लोग अब लगातार, पहले तो ये एक व्यक्ति के रूप में भारत में आए पुर्तगाली,
और इसके बाद अब ये धीरे-धीरे कंपनी के रूप में भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे। तो उसे हम देखेंगे अगली कंपनी में। भारत में पुर्तगाली कंपनी का आगमन, इससे हम शुरू करेंगे। इससे आगे का चैप्टर मिलते हैं इससे आगे के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।